कहानी की स्टार्टिंग एक बच्चे से होती है। जैसे ही वो अपनी आँख खोलता है, वह देखता है कि उसके हाथ तो सच में ही काफ़ी छोटे हो चुके हैं। इसीलिए वो दौड़ लगाकर बाहर जाता है और देखता है कि आखिरकार उसके आसपास की चीज़ें कैसी हैं। वो बाहर देखता है और देखता है कि वो तो किसी किंगडम में है और वो काफ़ी आज छोटा भी है और इतने में वो नीचे गिर चुका था। लेकिन तभी वहाँ पर दौड़ते-दौड़ते एक मेड उसे बचाने के लिए वहाँ पर आ जाती है। दरअसल उस मेड का नाम टिल था और हमारे एमसी का नाम इस वर्ल्ड में वैन रखा गया था। वैन को पता चलता है कि वह इस वर्ल्ड में रीइंकार्नेट हो चुका है और उसके पास अपनी पुरानी जिंदगी की यादें भी थी। उसे पता चलता है कि वह इस नए वर्ल्ड में हेर हो चुका है और यहाँ तक कि वो इस वर्ल्ड में आकर अभी तो सिर्फ और सिर्फ 2 इयर्स का ही है। लेकिन उसके पास काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंस है और उसकी छोटी स्वॉर्ड बाकी बच्चों से काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। आगे हम देखते हैं कि उसकी मेड जिसका नाम किटिल था, वो उसे बताना शुरू करती है कि आखिरकार वो इस वक्त पर कहाँ है। यहाँ तक कि वैन को इस वर्ल्ड के बारे में भी थोड़ा बहुत पता था और अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में भी काफ़ी कुछ नॉलेज थी। वो अपने मेड को बोलता है, हाँ, मुझे काफ़ी कुछ पता है। जैसे कि मेरे 3 भाई हैं, उनका नाम है मर्सिया जारेड और सेस्टो और मेरे फादर का नाम मार्की है। और जब उस मेड को यानी कि टिल को पता चलता है कि उस बच्चे यानी कि वैन के पास इतना ज़्यादा दिमाग है, तो वो ये देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो चुकी थी, क्योंकि 2 इयर्स के बच्चे के लिए इतना कुछ याद रख पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल बात होती है। लेकिन तभी वैन अपने मन में सोचता है कि उसे इस वर्ल्ड में रहकर काफ़ी कुछ चीज़ों को डेवलप करना है। आगे अब वो सभी लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए ब्रेकफास्ट टेबल पर निकल जाते हैं, जहाँ पर कि हम वैन के फादर और उसके तीनों भाइयों को देखते हैं जो कि अपना अपना खाना खा रहे थे। यहाँ तक कि सभी मेट्स तो बस वैन को ही देखे जा रही थी, क्योंकि वो उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा अडोरेबल लगता था। यहाँ तक कि सभी लोग उसके साथ खेलना भी शुरू कर लेते हैं। लेकिन तभी उसके फादर जिसका नाम कि मार्किस था, वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस था। वो अपने बच्चों से बोलता है, जॉर्ज, आखिरकार तुम आज क्या करने वाले हो? जॉर्ज काफ़ी डर चुका था, इसीलिए वो उसे बोलता है, फादर, आज मैं अपने फायर मैजिक की प्रैक्टिस करने वाला हूँ। इतने में ही मार्क सेस्टो से भी पूछता है कि आखिरकार वो आज के दिन क्या करने वाला है। सेस्टो भी इस बात को सुनकर काफी ज्यादा डर चुका था, इसीलिए वो बोलता है, हाँ, मैं भी आज मैजिकल प्रैक्टिस करूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अब मार्किस वैन से बोलता है, वैन, आखिरकार आज के दिन तुम क्या करने वाले हो? मुझे इस किंगडम के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए। इसीलिए मैं इस वर्ल्ड की कल्चर और हिस्ट्री के बारे में पढ़ाई करूंगा। और जब बाकी के भाई उसके इस वर्ड को सुनते हैं, तो वो लोग सच में ही काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो चुके थे। यहाँ तक कि मार्किस भी पहले काफ़ी ज़्यादा सीरियस था। लेकिन तभी वैन को हंसते हुए बोलता है, तुम मेरे सबसे छोटे बेटे हो। मुझे लग रहा था कि मैं तुम्हें बर्बाद कर रहा हूं, लेकिन तुम एक जीनियस हो। लगता है मेरा फ्यूचर अच्छे हाथों में है। आगे हम वैन को देखते हैं जो कि वापस से अपने रूम में जाता है और वहां पर वो अपनी मेड टेटल से बातचीत करना शुरू करता है, जहां पर कि वो लोग आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं। आगे जाकर वैन को पता चलता है कि इस वर्ल्ड में हर एक आदमी के पास मैजिकल एलिमेंट और मैजिकल एम्पलीट्यूड होता है और वो इस वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। इस वर्ल्ड में 4 मेजर मैजिकल एम्पलीट्यूड है, जिसमें कि फायर, वाटर, अर्थ और विंड भी शामिल होता है। और जिस किसी के पास भी इनसे अलग मैजिकल एलिमेंट होता है, लोग उन्हें निकम्मा और नल्ला समझते हैं। वैन के सभी भाइयों के पास इनमें से ही कुछ ओपी ओपी से मैजिकल एलिमेंट पड़े हैं, लेकिन वैन अभी तक 2 इयर्स का है, इसीलिए उसे उसका मैजिकल एलिमेंट नहीं मिला। आगे जाकर अब वह टिल से और ज़्यादा बातचीत करना शुरू करता है, जहाँ पर कि टिल उसे बताती है कि इस वर्ल्ड में लोग मैजिकल स्टोन और मैजिकल क्रिस्टल में अपने माना को एकत्रित करते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर बाकी मेट्स वहाँ पर आकर टिल को ऐसा करने से साफ साफ मना कर देती है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वैन अभी तक सिर्फ और सिर्फ 2 इयर्स का है
और वो इन सभी चीज़ों को समझ नहीं पाएगा। लेकिन तभी वैन उन्हें बोलता है, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी पट वाला अजगर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और उसके साथ साथ ही मेरा ब्रेन भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। वो लोग इससे पहले कुछ ज़्यादा बातें कर पाते, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अब वहाँ पर वैन का बटलर एस्पार्टो भी अब वहाँ पर आ जाता है और वो वैन के सामने बहुत मोटी मोटी बुक्स को रख लेता है। एस्पार्टो से बोलता है, वैन, आज से मैं आपको ट्यूशन दूंगा, लेकिन सबसे पहले मुझे जानना होगा कि आपके पास कितना ज़्यादा दिमाग है। इसीलिए आपको इन सभी के सभी बुक्स को पढ़ना होगा। लेकिन सबसे पहले एस्पार्टो वैन का छोटा सा टेस्ट लेता है। वो उसे बोलता है, मान लो अगर आपके पास 2 सेब है और मैंने आपको 3 सेब और दे दिए, तो आपके पास कितने सेब होंगे? वैन के पास अपनी पुरानी जिंदगी की काफी ज्यादा यादें थी, इसीलिए वो सीधे ही बोल देता है, आई थिंक 5 सेब। एस्पार्टो इस आंसर से काफी सरप्राइज हो चुका था, इसीलिए वो उसे बोलता है, ठीक है, तो आज से फैसला रहा, आज से मैं आपको ट्यूशन दूंगा। और उसी दिन के बाद से एस्पार्टो वैन को रोज ट्रेनिंग देने लगा। 2 साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद अब वैन को लिखना पढ़ना आ चुका था और अब वैन फाइनली 4 साल का हो चुका था। वो बाहर जाता है और अपनी मेड टिल के साथ स्वॉर्ड्समैनशिप चालू करना शुरू कर लेता है। लेकिन उसकी मेड टिल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग थी, यहाँ तक कि वो उसको टीज करना भी शुरू कर लेती है और वह उस नोबल का मजाक उड़ाना भी शुरू कर देती है। लेकिन तभी वहाँ पर बाकी की मेड्स आती है और वो मेड टिल को बोलती है, टिल, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें किसी भी नोबल का मजाक उड़ाने का कोई भी अधिकार नहीं है। इसीलिए अब वो लोग वैन को बोलना शुरू करते हैं, मास्टर वैन, आपको इस मेड को पनिशमेंट देनी होगी, और ना चाहते हुए भी वैन को अब ऐसा करना ही पड़ता है। वैन टिल की ओर आगे बढ़ता है और उसके माथे पर बस थोड़ा सा मारता है, जिससे कि अब टिल भी यह देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी और सभी लोगों को लगता है कि जो वो वैन है वो काफी ज्यादा काइंड है। यहाँ तक कि अब वैन 5 साल का भी हो चुका था। वो काफी ज्यादा पढ़ाई भी करता था और साथ ही साथ में वो काफी ज्यादा स्वॉर्ड की ट्रेनिंग भी करता था। आगे हम देखते हैं कि जो वैन होता है वो अपने से बड़े बच्चों के साथ स्वॉर्ड्समैनशिप ट्रेनिंग करना शुरू कर लेता है। लेकिन वैन के पास अपनी पास्ट लाइफ का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस था, इसीलिए उन बच्चों को एक के बाद एक करके मारना शुरू कर देता है। यहाँ तक कि बाकी बच्चे उसकी इस बात को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे, क्योंकि अभी वैन सिर्फ और सिर्फ 5 साल का है और वह बच्चे 10 साल के थे। लेकिन फिर भी वैन उन लोगों को बड़ी आसानी से हरा दिया करता था। यहाँ तक कि सभी लोग उसके इस टैलेंट को देखकर काफी शॉक्ड हो चुके थे। एक दोपहर जब वैन आराम से पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहा था, लेकिन तभी उसे मिलने के लिए वहां पर डेप्यूटी कमांडर डी अब वहां पर आता है। वो वैन के हाथ को नोटिस करता है और देखता है कि उसके हाथ में तो कोई भी छाले नहीं है, और इस बात को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह चुका था, क्योंकि उसे लगता था कि जो वैन है वो रात भर भी स्वॉर्ड्समैनशिप ट्रेनिंग करता था, क्योंकि उसकी स्किल्स काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग थी। लेकिन तभी वैन उसे बोलता है, नहीं, मैं तो नहीं करता, क्योंकि मुझे स्वॉर्ड ट्रेनिंग करने के लिए काफ़ी कम टाइम मिलता है और बाकी टाइम तो बस मेरा पढ़ने लिखने में जाता है। डी इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो चुका था और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट में भी आ चुका था। उसे लगता था कि जो वैन है उसके पास काफ़ी ज़्यादा स्किल है, इसलिए वो उसे बोलता है, ठीक है मास्टर वैन, आज से मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा, और वह भी खुद से। और वैन को एहसास होता है कि अब उसके लग चुके हैं। अब उसे पूरे पूरे दिन शॉर्ट ट्रेनिंग करनी पड़ती थी और रात भर पढ़ना पड़ता था। आगे हम डी को देखते हैं, जो कि अब वैन को ट्रेनिंग देना शुरू करता है। यहाँ तक कि वह वैन पर बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाता। वो वैन को बोलता है, आपको 100 शॉर्ट स्विंग्स करनी होगी, इतना ही काफ़ी नहीं है, आपको थोड़ा और पुश करना होगा। आगे हम देखते हैं कि अब शाम के समय वैन काफ़ी ज़्यादा थक चुका था, क्योंकि उसका स्टैमिना शॉट ट्रेनिंग करके सच में काफ़ी ज़्यादा खत्म हो चुका था। वो अपने मन में सोचना शुरू करता है कि अगर उसकी ज़िंदगी इसी प्रकार से कटती रही तो उसकी नई ज़िंदगी भी बिल्कुल घटिया सी रह जाएगी। इतना ही काफ़ी नहीं था कि तभी डी वैन के पास आता है। वो उसे बोलता है, वैन, क्या तुम आराम कर रहे हो? यह आराम करने का वक्त नहीं है, तुम्हें अभी भी ट्रेनिंग करनी चाहिए। क्यों ना तुम मेरे साथ एक एक्सरसाइज करो,
तुम बिना बेंच के सहारे आराम से चेयर बनकर खड़े हो जाओ। हाँ हाँ, इसमें काफी ज्यादा मजा आने वाला है। वैन डी को देखता है और वो यह देखकर सच में ही काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था कि डी तो सच में ही वैसा खड़ा हुआ है। लेकिन तभी अब टिल भी अब वहां पर आ चुकी थी। दरअसल वैन को यह जिंदगी काफी ज्यादा अच्छी लग रही है, लेकिन अभी भी उसे अपनी जिंदगी में काफी काम करना पड़ता है और वह अभी तक किसी भी चीज को एक्सप्लोर नहीं कर पाया। इसीलिए वो अपनी मेट टिल को बोलता है, टिल मैं काफी थक चुका हूँ, क्यों ना हम लोग कहीं घूमने चले। और अब टिल भी उसकी बात को मान जाती है। हम वैन और बाकी लोगों को देखती है जो कि अब मार्केट की ओर घूमना शुरू कर देती है। जाते जाते वो लोग चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जाते हैं, जो कि इस पूरे वर्ल्ड की एक कंपनी होती है। लेकिन तभी उनकी नज़र एक आदमी पर पड़ती है जो कि एक छोटे से बच्चे को रस्सी से घसीट घसीट कर आगे बढ़ा रहा था। वो उसे बोलता है, गधे के बच्चे जल्दी चल, वरना मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। वैन इस चीज को देख लेता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिरकार यह यहाँ पर हो क्या रहा है। लेकिन तभी वह आदमी वैन और बाकी लोगों को बोलता है, यह मेरा बच्चा है, इसीलिए मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ और मैं इसे बेचने जा रहा हूँ ताकि मुझे कुछ पैसे मिल जाए। वैन को इस बात को सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ तक कि टिल भी उसे बताती है कि इस वर्ल्ड में स्लेव होना काफी ज्यादा आम बात है। लेकिन तभी पीछे से अब वहां पर रोजली, जो कि एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एक मेंबर होती है, वो वहां पर आ जाती है। जैसे ही वह वैन को देखती है, वो उसे पहचान चुकी थी, क्योंकि वैन इस पूरे के पूरे वर्ल्ड में काफी ज्यादा फेमस था, क्योंकि वो मार्किस का बेटा था। मास्टर वैन, क्यों ना आप लोग हमारे साथ अंदर आओ। हमारे पास आपके लिए काफ़ी नई नई चीज़ें हैं जिससे कि आप आराम से प्लॉट को भी डेवलप कर सकते हो। लेकिन तभी वैन रोजली को उस बच्चे के बारे में बताता है और बताता है कि उसका फादर उसे स्लेवरी के तौर पर बेचने वाला है। लेकिन तभी वैन उसे बोलता है, वैसे मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। और कहीं ना कहीं अब वो भी इस बात को सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो चुकी थी। रोजली उस बच्चे के फादर को बोलती है, क्या इस बच्चे के पास कोई मैजिकल एम्पलीट्यूड है। लेकिन उसका फादर इस बात को सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ चुका था। वो उसे बोलता है, हाँ इसके पास है, इसके पास थीफ मैजिक है, यानी कि चोरी करने का मैजिक। लेकिन इस वर्ल्ड में यह मैजिक काफ़ी ज़्यादा यूजलेस होता है। इसलिए रोजली वैन को बोलती है, लगता है इस बच्चे की कीमत सिर्फ और सिर्फ 3 सिल्वर कॉइन होने वाली है। जब उसके फादर को इसके बारे में पता चलता है कि उसका बच्चा किसी भी काम का नहीं है और वो काफ़ी ज़्यादा सस्ता भी है, तो उसे इस बात को सुनकर काफ़ी गुस्सा आ जाता है। इसीलिए वो अपने बच्चे को उन लोगों के सामने पीटना शुरू कर देता है और अब वो उसे घसीट कर आगे बढ़ा रहा था। लेकिन तभी वैन उसे ऐसा करने से रोक देता है और बोलता है, मैं इस बच्चे के बदले 5 सिल्वर कॉइन दूंगा। उसका फादर इस चीज को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुका था और वहां से भाग जाता है। तभी वैन उस बच्चे के पास जाता है। बाद में जाकर वैन को पता चलता है कि उस बच्चे का नाम कैम्सन है। कैम्सन, अब तुम फ्री हो, तुम कहीं भी जा सकते हो। लेकिन बाद में जाकर वैन को पता चलता है कि उसके पास कोई भी घर रहने के लिए नहीं है। इसीलिए वैन डिसाइड करता है कि वह उस बच्चे को अपने साथ रॉयल कैसल में ले जाएगा। लेकिन तभी उसके नाइट्स और मेड्स उसे बताती है कि वो ऐसे ही किसी बच्चे को अपने घर में नहीं रख सकता, बदले में उसे उस बच्चे को स्लेव रखना होगा। लेकिन वैन इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानता कि वो किसी को स्लेव के तौर पर रखना चाहता है, लेकिन उसके पास कोई डिफरेंट ऑप्शन भी नहीं था। इसीलिए वो कैम्सन को बोलता है, कैम्सन क्या तुम मेरे स्लेव बनोगे। और कैम्सन को इस बात से कोई भी दिक्कत नहीं थी। रोजली वहां पर आती है और अब उन दोनों के बीच स्लेव कॉन्ट्रैक्ट को समन करवा देती है, जिससे कि अब उन दोनों के हाथों पर अब स्लेव सिंबल आ चुका था। अब रोजली का भी वक्त हो चुका था वहां से जाने का। रोजली वहां से जाती है, लेकिन उसे इस चीज का बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता कि किसी नोबल ने उसे थैंक यू बोला है। आगे हम वैन को देखते हैं और अब वो कैम्सन को अपने कासल में ले जाता है। कैम्सन सच में ही एकदम डिफरेंट पर्सन लग रहा था। लेकिन तभी वैन उसके पास आता है और वो उसे एक कुकी की रिश्वत देता है और बोलता है, अगर यहाँ पर डी आया तो उसे बोलना कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ। आगे हम देखते हैं कि अब कैम्सन भी उसकी इस ऑफर को
और उसकी रिश्वत को मान जाता है। और अब इतना कहने के बाद वैन कैम्सन को बोलता है, क्या तुमने वो ग्लव्स नहीं पहने जो कि मैंने तुम्हारे लिए लाए थे? लेकिन कैम्सन बोलता है, नहीं मैंने नहीं पहने, क्योंकि मैं इस सिंबल को हर एक आदमी को दिखाना चाहता हूँ। क्योंकि जो कैम्सन होता है वह स्लेव सिंबल को पाकर सच में ही काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुका था। लेकिन वैन के कहने के बाद अब वह फाइनली उन ग्लव्स को पहन लेता है। अचानक से दरवाजे पर कुछ नॉक होती है और वहां पर कोई और नहीं बल्कि डेप्यूटी कमांडर डी अब वहां पर आ चुका था ताकि वह वैन की प्रैक्टिस करवा सके। लेकिन तभी वैन अब वहां से भाग जाता है। लेकिन तभी डी कैम्सन से बातचीत करना शुरू करता है। लेकिन कैम्सन बड़े आराम से झूठ बोलता है, मास्टर वैन तो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर तो नहीं है। लेकिन अब डी को पता चल चुका था कि यह बच्चा झूठ बोल रहा है। इसीलिए वो वैन की जगह कैम्सन को ही अपने साथ ट्रेनिंग करने के लिए ले जाता है। अचानक से वैन वहां पर आता है और बोलता है, हाँ शुक्र है मैं बाल बाल बचा। कुछ समय गुजरने के बाद वैन फाइनली 8 साल का हो चुका था और सभी के सभी लोग उसी के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि आज के दिन ही उसका मैजिकल एम्पलीट्यूड टेस्ट होने वाला है और सभी लोगों को पता चल पाएगा कि आखिरकार वैन के पास कौन सा मैजिकल टाइप है। लेकिन तभी हम वैन और उसकी फैमिली को देखते हैं। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था और अब बाकी लोगों को इस बारे में पता चल चुका था कि वैन के पास कोई भी इम्पोर्टेंट एलिमेंट नहीं है, जैसे कि फायर, वाटर या फिर विंड, बल्कि उसके पास तो एकदम घटिया सा मैजिकल टाइप है जिसका नाम है प्रोडक्शन मैजिक। मार्किस, जो उसका फादर था, वो उसे बोलता है, आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है? तुम्हारी लेट मदर मीरा के पास फायर मैजिक था, यहाँ तक कि मेरे पास भी फायर मैजिक था, लेकिन तुम्हारे पास इतना घटिया सा मैजिक आखिरकार कैसे हो सकता है? मार्किस अब वैन से काफी ज्यादा चिढ़ चुका था, क्योंकि उसके पास बिल्कुल भी अच्छा मैजिकल एम्पलीट्यूड टाइप नहीं था और इस पूरे वर्ल्ड में सबसे वीक मैजिकल टाइप होता है जिसका नाम होता है प्रोडक्शन मैजिक। प्रोडक्शन मैजिक की हेल्प से कोई भी आदमी किसी भी चीज को क्रिएट कर सकता है, जैसे कि स्वॉर्ड, नाइफ या फिर बाकी चीजें। लेकिन ये चीजें तो इस वर्ल्ड में बिना मैजिक के बनाई जा सकती है। इसीलिए मार्किस अब बैन से काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। वो अपनी स्वॉर्ड को उठाता है और बोलता है, अब तुझे जीने का कोई भी अधिकार नहीं है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसका भाई, जिसका नाम की मर्चिया था, वो वहां पर आता है और वो मार्किस को रोकते हुए बोलता है, फादर हमें इस बच्चे को नहीं मारना चाहिए। क्यों? क्या तुम्हारे पास उसकी कोई ठोस वजह है? इस शहर के कोने में हमारे पास एक बंजर और एक वीरान विलेज पड़ा है जिसकी देखभाल की कोई भी नहीं करता, और यहाँ तक कि वहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर भी है और वहाँ पर कुछ भी बन नहीं सकता। तो क्यों ना हम इस बच्चे को वहाँ का राजा बना लें। और अब मार्किस को यह आइडिया काफी ज्यादा पसंद आता है और अब वो लोग मान चुके थे कि वो लोग वैन को अपनी नजरों से दूर फेंक लेंगे। और जहाँ पर इस वक्त अब वैन जाने वाला है वहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि वहाँ पर खाने के लिए भी उपजाऊ जमीन नहीं है और यहाँ तक कि वहाँ पर इंटरनेट भी नहीं है। और अब इतना कहने के बाद मार्किस और उसके बाकी के भाई अब वहां से निकल चुके थे। लेकिन तभी मर्सियावान से बातचीत करना शुरू करता है। वो उसे बोलता है, छोटे भाई मुझे माफ करना, आपकी ही वजह से मैं जिंदा रह पाया हूँ। और अब अगले ही दिन वैन अपने घर को छोड़ने के लिए एकदम रेडी हो चुका था। वो अपने सामान को पैक करके अब आगे बढ़ने वाला था। लेकिन तभी उसकी मेड, जिसका नाम किटिल था, वो दौड़ते दौड़ते अब उसके पास आती है और वो उसे बोलती है, मास्टर मैं आपकी पर्सनल मेड हूँ, इसीलिए मैं भी आपके साथ आना पसंद करूंगी। और अब वैन के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, इसीलिए ना चाहते हुए भी उसे टिल को अपने साथ ले जाना ही पड़ता है। लेकिन तभी अब वहां पर डेप्यूटी कमांडर डी भी अब वहां पर आ चुका था। वो वैन को बोलता है, मास्टर वैन, लगता है आप अकेले अकेले कहीं जा रहे हो। अगर आप यहाँ से चले गए तो भला मैं ट्रेन किसे करूँगा, इसीलिए मैं भी आपके साथ आऊँगा। लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं था कि वैन का ट्यूटर एस्पार्टो भी अब उसके साथ आने के लिए एकदम रेडी हो चुका था। और अब वैन अपने मन में बोलता है, लगता है मेरे लग चुके हैं। और अब इतना कहने के बाद वैन और बाकी लोग उस विलेज की ओर निकल जाते हैं। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि
किंगडम के हर एक लोग वैन को फेयरवेल दे रहे थे, क्योंकि सभी लोगों को वैन काफ़ी ज़्यादा पसंद था और अब वो लोग वैगन में बैठकर आगे बढ़े थे। लेकिन तभी हम लोग वैन को देखते हैं। वैन अपने हाथों में कुछ स्टिक को रखता है और उस पर प्रोडक्शन मैजिक का यूज़ करके वहाँ पर एक डैगर जैसे दिखने वाली नाइफ को वहाँ पर समन करवा देता है। और यही असली पावर थी, असली प्रोडक्शन मैजिक की। वो प्रोडक्शन मैजिक की हेल्प से कुछ भी क्रिएट कर सकता है। लेकिन तभी हम वैन, टिल और कैम्सन को देखते हैं और अब वो लोग उसी विलेज की ओर आगे बढ़ना शुरू करते हैं। इतने में ही वैन और कैम्सन आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं, जहाँ पर के वैन कैम्सन को बोलता है, कैम्सन, अगर तुम चाहो तो तुम मेरे स्लेव नहीं भी बन सकते हो और इस विलेज में फ्री होकर जी सकते हो। लेकिन तभी कैम्सन उसे बोलता है, मास्टर, अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने कसम खा ली है कि मैं जीने से मरने तक सिर्फ और सिर्फ आपकी ही सेवा करूँगा। वो लोग आगे बढ़े रहते हैं, लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि अचानक से डी और बाकी लोग अचानक से रुक जाते हैं। बाद में जाकर उन लोगों को पता चलता है कि जिस विलेज में वो जा रहे हैं, उस विलेज पर तो पहले ही कोई आर्मी या फिर कोई चोर लोग अटैक करे हैं, जिससे कि सभी के सभी लोग इस बात को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो चुके थे। और अगर ऐसा चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं, जिस दिन कि वो लोग वैन को और बाकी लोगों को भी ख़त्म कर लेगी। इसीलिए वैन और बाकी लोग उस विलेज के बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि वो लोग तादाद में काफ़ी ज़्यादा कम थे। उन लोगों को अपने ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि आखिरकार वो लोग आगे जाकर क्या करने वाले हैं। लेकिन तभी हम लोग डी को देखते हैं। डी आगे बढ़ता है और बाकी लोगों को बोलता है, हम लोगों को कैसे भी करके उन लोगों को ख़त्म करना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं सभी लोगों को पता था कि वैन की आर्मी काफ़ी ज़्यादा कम है और वो चोर और वो लुटेरे तादाद में काफ़ी ज़्यादा है। इसीलिए वो लोग अकेले ही लड़ नहीं सकते। लेकिन तभी हम डी को देखते हैं। वो वैन को बोलता है, वैन, हम लोग अकेले ही इन लोगों को निपटा लेंगे। लेकिन तभी हम लोग वैन के एडवेंचर को देखते हैं, जो कि अभी तक वैन और बाकी लोगों की प्रोटेक्शन यहाँ पर करा था। दरअसल उस एडवेंचर का नाम ऑर्थो था। और तो बाकी लोगों को बोल देता है, चाहे जो भी हो जाए, मैं इस वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे इस चीज़ के पैसे नहीं मिले और मुझे पैसे वैन को यहाँ पर सही सलामत लाने के लिए मिले थे और वो काम मैंने कर लिया। डी उन लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि अगर वो लोग साथ में अगर लड़े तो हो सकता है कि वो लोग उन चोरों को ख़त्म कर दे। लेकिन तभी ऑर्थो उन लोगों को बोलता है, चाहे जो भी हो जाए, हमारी टीम तुम्हारा साथ कभी भी नहीं देगी। और अब कहीं ना कहीं वो लोग सोच में पड़ जाते हैं और लोगों को बिल्कुल भी समझ आता है कि आखिरकार वो लोग अकेले उन लोगों का सामना कैसे करने वाले हैं, क्योंकि सही में वो लुटेरे लोग तादाद में काफ़ी ज़्यादा है। हम देखते हैं कि ऑर्थो डी में तू तू मैम होना शुरू हो चुकी थी। वो लोग आपस में ही लड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी वहां पर एस्पार्टो अब वहां पर आ चुका था। वो लोग सभी को बोलता है, मैं रॉयल फैमिली का एक बटलर भी हूँ, लेकिन तुम लोग ये भूलो मत है कि मैं एक एलिमेंटल मेज भी हूँ, यानी कि मेरे पास पावर है और मैं काफ़ी लड़ भी सकता हूँ। इसलिए सबसे पहले मैं आगे जाऊंगा और मैं एक डिफेंस वॉल क्रिएट करूंगा, जिसके बाद कि तुम लोग मेरे पीछे आना और सभी के सभी लोग साथ मिलकर अटैक करेंगे, और जिससे कि तुम लोगों को मौका मिल जाएगा और तुम लोग मेरे पीछे रहकर उन लोगों पर अटैक कर देना। यानी कि एस्पर्टो अपनी जान की बलि लगाने के लिए खुद वहां पर जाने वाला था और वैन और डी को इस बात का पता पहले ही चल चुका था। लेकिन तभी और तो उसे बोलता है, अबे बुड्ढे, तुझे मरना है क्या? और अब स्पार्टो अपने प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए आगे जाने वाला था। लेकिन तभी हम लोग वैन को देखते हैं। वैन स्पार्टो को बोलता है, स्पार्टो, आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आप रॉयल फैमिली के बटलर हैं और साथ साथ में ट्यूटर भी, तो मैं आपको आपकी जान की बलि नहीं लगाने दूंगा। बदले में मैं अकेले वहां पर जाऊंगा और एक डिकोई के रूप में
उन लोगों का ध्यान भटकाऊंगा जिससे कि आप लोगों को उन पर अटैक करने का मौका मिल जाएगा। एक रॉयल नोबल हूँ। यह मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए फ़क्र की बात होगी कि मैं किसी को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में मरा। और अब वेन भी अपने प्लान को लेकर एकदम रेडी हो चुका था। यहाँ तक कि डी और बाकी लोग भी अब उसके इस प्लान को मान चुके थे। लेकिन उसका प्लान सही में काफ़ी ज़्यादा घटिया सा था, जिससे कि वो अपनी जान की बाजी खुद यहाँ पर लगाने वाला था। और यहाँ तक कि वो बाकी लोगों के लिए खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए भी एकदम रेडी हो चुका था। लेकिन तभी हम लोग फ्लैशबैक को देखते हैं। हम लोग ओर्थो और उसकी गैंग को देखते हैं। वो एडवेंचर गिल्ड में चिल रहे थे, लेकिन तभी उन लोगों के पास नोबल को प्रोटेक्ट करने का एक रिक्वेस्ट आता है। हम ओर्थो और उसकी पार्टी को देखते हैं। ओर्थो अपनी पार्टी को बोलता है, मुझे नोबल लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि यह लोग काफ़ी ज़्यादा खुदगर्ज होते हैं और सेल्फिश होते हैं। लेकिन तभी वैन उन लोगों के पीछे आता है और वो उन लोगों को बोलता है, तो क्या आप लोग ही मुझे प्रोटेक्ट करोगे? हाँ, हम लोग ही करेंगे। इसका मतलब ये तो काफ़ी अच्छी बात हुई। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब इतना कहने के बाद अब वैन वहाँ से निकल जाता है और यहाँ तक कि उसके जाने पर वो लोग आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं। दरअसल आज तक जिन नोबल से भी उन लोगों की मुलाकात हुई, वो सच में ही काफ़ी ज़्यादा रूड थे, सिवाय वैन के। और जब से वो लोग वैन से मिले हैं, उन लोगों को लगता ही नहीं था कि वैन कोई नोबल भी है। हम लोग वापस से प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर कि ऑर्थो वैन की ओर आगे बढ़ता है और वो उससे बोलता है, तुम काफ़ी अच्छे खासे नोबल हो, इसीलिए मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए एकदम रेडी हो चुका हूँ। इतने में उन लोगों की पार्टी मेंबर, जिसका नाम की फ्लोरा था, वह भी बोलती है, हाँ मैं भी बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ। वह सभी लोग अब वैन की हेल्प करने के लिए एकदम रेडी हो चुके हैं। हम देखते हैं कि एस्पार्टो, डी और ऑर्थो अब साथ मिलकर काम करने के लिए एकदम रेडी हो चुके थे। एस्पार्टो आगे बढ़कर डिफेंस को क्रिएट करता है और वही हम डी और ऑर्थो को भी देखते हैं और वो लोग राइट लेफ्ट से आगे बढ़ना शुरू करते हैं ताकि वो लोग जल्द से जल्द अंडोर को खत्म करें। ताए और वहीं हम लोग उन बैंडिट्स को देखते हैं जो कि अभी भी विलेज पर अटैक रहे थे। लेकिन तभी उन लोगों को एहसास होता है कि उन लोगों पर कोई पीछे से अटैक कर रहा है। उन लोगों पर एक के बाद एक करके एरो की बरसात होना शुरू हो चुकी थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि फ्लोरा और बाकी लोग उन लोगों पर अटैक करना शुरू कर देते हैं और अब बैंडिट्स के लीडर को भी इसके बारे में पता चल चुका था। वही हम लोग डी को देखते हैं। डी लोड्रियो के पास जाता है और वो उन लोगों पर अपने सोर मैजिक का यूज़ करके उन लोगों पर अटैक करना शुरू करता है और वहीं ऑर्थो भी एक-एक करके सभी लोगों को मारना शुरू कर देता है। लेकिन तभी हम लोग वापस से डी को पास जाता है, देखते हैं। डी अपने ऑरा का यूज़ करके बाकी सभी लोगों को डरा कर रख देता है, जिससे कि वो सभी के सभी लोग एकदम बेहोश हो चुके थे। लेकिन तभी हम लोग उन्हीं चोरों के लीडर को देखते हैं। वो इस बात को नोटिस कर देता है कि जो कोई भी लोग डिफेंस वॉल के पीछे है, उनके पास कोई भी बैरियर नहीं है और ना ही तो कोई प्रोटेक्शन नहीं है। इसीलिए वह दौड़ते-दौड़ते क्रूवल के पास जाता है और अब वो उस पर अटैक करने के लिए एकदम रेडी हो चुका था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसकी प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पर कहीं से वैन अब वहाँ पर आ चुका था। वैन उनके लीडर पर अटैक कर देता है, जिससे कि वह थोड़ा बहुत इंजर्ड हो चुका था और इतने में ही कैम्सन भी पीछे से आकर एक फाइनल ब्लो मारकर अब उसे खत्म कर देता है और अब वैन और उसकी टीम इस बैटल को फाइनली जीत चुकी थी। लेकिन तभी ऑर्थो अपने टीम मेंबर्स को बोलता है, मैं देखना चाहता हूँ कि इस बच्चे में कितना ज़्यादा पोटेंशियल है और आगे चलकर ये किस टाइप का नोबल बनेगा। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं इसी विलेज में रहूँगा। लेकिन उसके कुछ एडवेंचर साथी इस बात को रिजेक्ट कर लेते हैं। लेकिन जो औरतों के दोस्त होते हैं, उन लोगों को भी वैन काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। इसीलिए वो उसी के साथ यहाँ पर रुकने का फैसला कर देते हैं और अब उन लोगों को वैन में सच में ही काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। इसीलिए वो उसी के साथ यहाँ पर रुकने का फैसला कर देते हैं। ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि दौड़ते-दौड़ते टिल वैन के पास जाती है और वो उसे बोलती है, मास्टर आगे से आप कभी भी अपनी जान को खतरे में नहीं डालोगे। वैन बोलता है, अरे ठीक है, मैं समझ गया। लेकिन तभी अब एस्पार्टो भी वहाँ पर आ जाता है और वो उन लोगों को बोलता है, लगता है वॉल के पीछे बाकी के विलेजर्स हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। हम देखते हैं कि वैन और बाकी लोग विलेजर्स से मुलाकात करने के लिए वहाँ पर निकल जाते हैं। वैन सबसे पहले विलेज चीफ से बात करता है, जिसका नाम कि रोंडा था और वो विलेज तो सच में ही काफ़ी ज़्यादा छोटा था। आगे हम वैन और रोंडा को देखते हैं। वो लोग आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं, जहाँ पर कि रोंडा वैन से बोलता है, हमारे विलेज की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि जो नोबल हमारी रक्षा करता है, अब उसने हमारी प्रोटेक्शन करना मना कर दिया है, क्योंकि हमारा विलेज कुछ ज़्यादा कमा नहीं पाता
और हम लोग टैक्स भी पे नहीं कर सकते। वैन बोलता है, ऐसा इसीलिए क्योंकि आपका विलेज काफ़ी ज़्यादा छोटा है। लेकिन रोंडा और बाकी विलेजर्स को यह बात काफ़ी ज़्यादा रूड लगती है। वो लोग इसे बोलते हैं, तो क्या इसका मतलब जो भी छोटे विलेज है वो लोग मर जाए? नहीं नहीं, मेरा यह मतलब नहीं था। और उन लोगों को लगता था कि जो कोई भी नोबल लोग होते हैं वो सच में ही काफ़ी ज़्यादा घटिया से होते हैं। लेकिन वैन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वैन उन लोगों को बताता है कि अब वो उन लोगों का नया लॉर्ड बन चुका है। लेकिन तभी वैन उन लोगों को बताता है कि इसके पास काफ़ी कुछ प्लान है, जिसकी हेल्प से कि वह इस विलेज को काफ़ी ज़्यादा डेवलप करेगा। तो वान अपने विलेज को कैसे डेवलप करेगा और उसे एक पावरफुल प्लेस कैसे बनाएगा, ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। 3-4 दिन में सेकंड पार्ट ज़रूर आ जाएगा।